बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आँखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम बात करेंगे कि आपके हेयरिंग से मुतल्लिक़ जो मसाइल होते हैं, बच्चों से लेके टीनेजर्स तक, टीनेजर से लेके एल्डर्स तक, फिर एल्डर्स से लेके आपके बुढ़ापे तक, जो भी आपको मसाइल आते हैं वो क़ुव्वत समात में कोई ख़राबी होती है, कमी होती है, या आपका बच्चा जो है वो छोटी एज से लेके जवान होने तक, जवान से लेके बुढ़ापे तक उसके कानों में सुनाई के जो मसाइल होते हैं, या इसके अलावा कोई उनको ईचिंग होती है, वैक्स होती है, या इसके अलावा उनके कान के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, इसको कौन सी स्पेशलिटी डील करती है और हेयरिंग से मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको कैसे डिलीवर की जा सकती है। आइडियोलॉजी का बेसिकली आपकी समात में क्या रोल होता है, कंसल्टेंट आइडियोलॉजिस्ट की डोमेन क्या होती है, आपकी इस बीमारी को डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, फिज़िकल एग्जामिनेशन क्या होते हैं, इसके अलावा आपके हेयरिंग से मुतल्लिक़ डिफरेंट टूल्स जो यूज़ किए जाते हैं, आपके कान के अंदर जो आला जात लगाए जाते हैं उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, फिक्स कौन से वाले होते हैं, ओपन कौन से लगाए जा सकते हैं, किस एज में लगाया जाता है, फिर उसका टेस्ट कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। हम जब अपने प्रोग्राम में आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी हमारी ऑडियंस है उनके जहनों में जो सवाल होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं सवालों को अपने एक्सपर्ट के ज़रिए बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। मेरे साथ स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट फेमस शख्सियत को मैंने अपने स्टूडियो में दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर अक्सा बाबर, जो कि कंसल्टेंट आइडियोलॉजिस्ट हैं, यानी आपकी समात से मुतल्लिक़ जो भी मसाइल होते हैं उन पर एक मजबूत ग्रिप रखे हुए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। नो प्रॉब्लम। और हम कोशिश करेंगे कि आपसे मुतल्लिक़, आपकी फील्ड से मुतल्लिक़ जितने भी लोगों के सवाल जवाब हैं वो आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप उसको आगे लेके चलें। तो नाजरीन, आइडियोलॉजी से मुतल्लिक़ यानी हेयरिंग से मुतल्लिक़ आपके बच्चों में, बड़ों में जो भी मसाइल होते हैं उनके ऊपर डॉक्टर साहब अपनी गुफ्तगू करेंगी। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड योर एजुकेशनल जर्नी, कि आपकी अपनी तालीम और एजुकेशन और फिर इस वक्त जो आपका करंट स्टेटस है इसमें कितनी मुश्किलात आई और आप कैसे लेके चल रही हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू आपका करना चाहूँगी कि आपने ऐसा टॉपिक चूज़ किया जिसकी अवेयरनेस हमारे सोसाइटी में बहुत कम है और एक्सेप्टेंस भी बहुत कम है। और मेरी जर्नी ये अब की नहीं है, 4-5 साल से है। मैंने पहले ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, ठीक। उसके बाद मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट में काम किया, जिसमें सर्विसेज हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल। ठीक। फिर मैंने एक सेंटर गाजी रोड में था, उधर काम किया। फिर मैं ब्राइट थेरेप्यूटिक सेंटर के साथ लिंक रही। अब हमारी जो सी है ऑर्गेनाइजेशन वो DHA में है, ठीक, ब्राइट थेरेप्यूटिक सेंटर के नेम से। ठीक। अब मैं वहाँ होती हूँ एज अ ऑडियोलॉजिस्ट और ENT कंसल्टेशन देख रहे हैं हम वहाँ। और बाकी डोमेन्स भी वहाँ हैं, स्पीच से रिलेटेड, साइकोलॉजी के रिलेटेड, फिजियोथेरेपी के रिलेटेड, हम सब डोमेन्स देख रहे हैं वहाँ। ठीक है। अगर किसी को भी आजकल बहुत कॉमन है ऑटिज्म, स्पीच डिले, पर कोई ये नहीं देखता कि स्पीच डिले और ऑटिज्म वगैरह क्यों हो रहा है बच्चों को। पहले सबसे पहले जैसे आपने अपनी एजुकेशनल जर्नी के ऊपर बात की, तो बीइंग अ फीमेल आपको कितनी हर्डल्स आई, क्या मुश्किलात आई, फैमिली सपोर्टिव थी, नहीं सपोर्टिव थी? सर बेसिकली फैमिली का इतना सपोर्ट आपको पता है कि नहीं होता, बट मैं कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव थे। आपको पता है कि हर फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसे फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं कि जो नहीं सपोर्ट करते। वो तो मैंने भी हर्डल्स बहुत ऐसी फेस की, पर अल्हम्दुलिल्लाह बट मेरी जो फैमिली थी वो बहुत, मुझे, मैं कहती हूँ एज मेरी जो मोम है उनका बहुत सपोर्ट है मुझे। ठीक है, जिसकी वजह से मैं तो आपको ये कैसे ख्याल आया, ये कॉन्सेप्ट आपने कैसे बनाया कि मैंने एक आइडियोलॉजिस्ट बनना है?
सर बेसिकली ना मैंने बहुत ऐसे देखे थे कि डिवाइसेस आजकल आपको पता बहुत कॉमन हो चुकी है, और मेरे घर में एक इशू मतलब कि मेरी सिस हैं उन्होंने ना अपने ईयर में ना वो छोटी होती जो होते हैं इयरिंग्स अक्सर लोग जो ना वो इस जी, तरह करते हैं, बिल्कुल डाल लिए थे। तो वो कहती थी मुझे पेन होती बट उन्होंने कभी चेक नहीं करवाया कि आपको पता है वो बहुत लापरवाह लोग होते हैं। तो अब जाके ना उसे बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा मसाइल आना स्टार्ट हो गए। जब वो गई डॉक्टर के पास तो उन्हें जब एग्जामिन किया उन्हें लगा कि उनकी हार्ट वैक्स है। ठीक है। हमें पता था कि उन्होंने इयरिंग्स हार्ड वैक्स यानी अब मैल की बात ठीक कर रही हूँ मैं, कि उन्हें लगा कि इनकी ना हार्ट वैक्स, उन्होंने ड्रॉप्स लिख दिए, ड्रॉप्स डालती रही, सक्शन भी करवाई तो वो नहीं निकले। ठीक। तो जब मैंने उसे एग्जामिन किया, जब मैंने उसे देखा तो मुझे तो पता था कि उसको इयरिंग्स उसने डाले हुए हैं। तो वो मैंने खुद उसके घर में ना जब वो टर्न करती है तो मैंने खुद निकाले। तो वहाँ से ना मुझे बहुत ज़्यादा हुआ कि मैं इस फील्ड को ना आगे, और डिवाइसेस वो भी हमारे घर में हर कोई ब्लूटूथ क्या कहते हैं हेडफोन्स यूज़ कर रहा है। आजकल आपको पता है कि हर जन 80-90% ब्लूटूथ हेडफोन्स यूज़ कर, जिसकी वजह से स्मार्ट में बहुत कमी आती है। आजकल तो 80-90% ये हम केसेस इश्यूज देख रहे हैं। और कुछ लोग तो सक्शन जब करवाते हैं लोकल सक्शन करवा लेते हैं और उनकी जो कान है, कान का पर्दा है वो रप्चर हो जाता है, ठीक। जिसकी वजह से इन्फेक्शन कोज होता है। इन्फेक्शन जब कान बहता है जिसकी वजह से समात में कमी आती है। समात में जब कमी आती है तो वो हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें सुनाएं। जब हम टेस्ट करते हैं, डायग्नोज होता है जब, तो उसके बाद जब हम उन्हें आला कोई सजेस्ट करते हैं तो वो हेजिटेट हो जाते हैं। ठीक है। आजकल ना लोग शाय, बट अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अवेयरनेस आ गई है सोशल मीडिया के थ्रू के अब हर लोग ना डिवाइसेस लगाते हैं। यानी वो समझते हैं बेसिकली आपने अपने घर में एक प्रॉब्लम को देखा जी, उससे मैंने और कहा वहां कि से आप मुझे करना मोटिवेट चाहिए हुई, जी, फिर आपने ये फैसला किया जी कि कि मुझे मैं करना ऑडियोलॉजिस्ट चाहिए, बनना। ऑडियोलॉजिस्ट ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर अक्सर, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आज के दौर में अगर हम आइडियोलॉजी के ऊपर लोगों को अवेयरनेस देना चाहें तो उसका शॉर्ट वे क्या है? सर देखिए बेसिकली आजकल ना आधे से ज़्यादा जनरेशन जो सी है ना स्पीच डिले, ऑटिज्म में आ रही है। उन्हें ये नहीं पता कि वो स्पीच डिले वगैरह क्यों है। ठीक है। वो इसलिए है कि वो जब तक सुन रहा है, अब जब हेयरिंग का कहते हैं कि हेयरिंग का टेस्ट करवाए, वो कहते हैं कि बच्चा सुन तो रहा है, इसमें क्या मसला है। मतलब कि सुन रहा है, समझ रहा है, लिसनिंग उसकी ठीक है, उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं ABR, जिसको ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स कहते हैं। ABR। जी, ठीक। वो आपकी ऑडिटरी नर्व से लेके ब्रेन स्टेम तक चेक करता है कि बिल्कुल ठीक है, कोई नर्व डैमेज तो नहीं है जिसकी वजह से लिसनिंग समझने में प्रॉब्लम आ रही है। ज़्यादातर केसेस ऐसे होते 7-7 साल के बच्चे कर देते हैं बट उनको पता नहीं चलता। जब टेस्ट करवाते हैं उनका प्रॉब्लम रिलेटेड ENT या ऑडियोलॉजिस्ट होता है तो बाद में आते हैं। तो इसलिए पहले मैं कहती हूँ कि आप ना टेस्ट वगैरह डायग्नोज कर लें। आप शुगर, ब्लड प्रेशर, बाकी रेगुलर चेकअप करवाते हैं तो ये भी रेगुलर चेकअप होना चाहिए हेयरिंग का भी। और आपने जहाँ कहा कि ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए जो न्यूबॉर्न बेबी जब होता है तो हमारी हेयरिंग स्क्रीनिंग हो जाती है। बट प्राइवेट जैसे पैदाइश के बाद हम देखते हैं कि नानियाँ, मामियाँ, फूफियाँ जी वो आवाज़ें देती हैं बच्चों को, बच्चा दाएं बाएं देखने की कोशिश वो करता समझते हैं कि इससे बिल्कुल ठीक हो गया। बट प्राइवेट सेक्टर में हेयरिंग स्क्रीनिंग होती है, जो गवर्नमेंट है उधर अभी भी नहीं ये है। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 1 या 2 साल तक टेस्ट हो जाना चाहिए। जब डिले आता है तो जब वो आपको पता है 5 इयर्स तक ग्रो डेवलपमेंट की ग्रोथ होती है, तो जब ग्रो हो जाता है उसके बाद वो कहते हैं कि अब बच्चा बोल नहीं रहा, अब बच्चे पे ये मसले आ रहे हैं। तो वो जब उन्हें कहते हैं कि टेस्ट करवाएं तो वो कहते हैं हमारा बच्चा आवाज़ें देते हैं तो वो समझता है, आगे से वो कोई रिएक्ट नहीं करता। अच्छा है आप ये कहती हैं कि पैदाइश के फ़ौरन बाद जी, जब न्यूबॉर्न बच्चा आपके घर में आ जाता है और आप उसको अगर कोई आवाज़ देते हैं या वो आपकी आंखें नहीं खोलता जी, तो उनको फौरी जो है वो ऑडियोलॉजिस्ट के पास नहीं दिखाना सर, जब न्यूबॉर्न बेबी जब आपको पता है हॉस्पिटल में तब भी उसके टेस्ट प्रोटोकॉल्स हो जाने चाहिए। ठीक। जी, उसमें ये यानी hearing एक गायनोकोलॉजिस्ट जहाँ पे आपका सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी जी, करती है जी, वहाँ hearing पे एक screening, आइडियोलॉजिस्ट जी, का होना जी बहुत या ज़रूरी हेयरिंग है। स्पेशलिस्ट का होना ज़रूरी है। जी ज़रूरी है कि तभी हेयरिंग स्क्रीनिंग हो जाए, आगे जाके कोई मसले ना आए। आपको पता है एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस होता है, वो तो आपको पता है कि जब एज बढ़ती है तब तो आना ही आना है। और आजकल तो हम डिवाइसेस बहुत यूज़ करें जिसकी वजह से बहुत मसाइल आते हैं। हमें अपने ये जो डिवाइसेस है इसको कम करना चाहिए। हम नॉइज़ एक्सपोजर ज़्यादा है, आपको पता है हम कार में भी गाड़ी में भी होते हैं तो फुल ऑन म्यूज़िक चल रहा है आपके, फिर हम कहते हैं कि हमें अब कुछ
पेन होती है या सुनाई कम देता है या क्या कहते हैं हमें घंटी की आवाज़ आती है, टेनाइटिस फील होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आपको थोड़ी ना एहतियात करनी चाहिए, नॉइज़ एक्सपोजर कम करना चाहिए और डिवाइसेस का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी ऐसा इशू आए तो फ़ौरन आपको ऑडियोलॉजिस्ट या ENT से कंसल्ट करना चाहिए जो प्रोफेशनल है, किसी लोकल एरिया पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, छोटे बच्चों में अगर कोई उनके कान के अंदर कोई वैक्स बनती है जी। या माँ बाप को कान में कोई चीज़ नज़र आती है, जी तो क्या आप ये समझती हैं कि उसकी सेक्शन के लिए या उसके कान वॉश के लिए उनको वो एज में अपनी वो किसी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं, हेयरिंग स्पेशलिस्ट के पास जाएं, ENT स्पेशलिस्ट के पास, या एक जनरल फिजिशियन को दिखाएं? सर, बेसिकली जो हम छोटे बच्चों पे देखते हैं तो ज़्यादातर देसी माई क्या करती है, कॉटन बड से साफ़ करने बैठ जाती हैं, जो सबसे रॉन्ग है। कॉटन ठीक। बड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। और रही बात, उनके छोटे बच्चों के लिए ड्रॉप्स होते हैं, ठीक। हम रिकमेंड ड्रॉप्स करते हैं। ड्रॉप से जब वैक्स मैल सॉफ्ट होती है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है, ठीक है। तो उनके लिए हम कोई भी सक्शन में टूल नहीं यूज़ करते हैं। और उनको जब भी फील आए ENT या ऑडियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें वो फ़ौरन। ठीक हो जी अच्छा, दूसरा ये है कि हमने देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो कान में कोई ऑयल डालते हैं, जी कोई डिफरेंट किस्म की ऐसी होम रेमेडीज जी। करती हैं, तो बीइंग अ कंसल्टेंट आइडियोलॉजिस्ट आप जी। इसको मिथ समझती हैं या ये गैर ज़रूरी तौर पे है? मेडिकल साइंस इसमें क्या कहती है? सर, इसको तो मैं टोटली मिथ समझ, देखें जब हम कॉटन बड से ही रोक रहे हैं, आप कहते हैं कि अगर आपको ज़्यादा कुछ हो तो आप कोनी से, मतलब कि एल्बो यू, कि आपने कुछ भी नहीं कान में, अगर आपको इरिटेशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आपने फ़ौरन कंसल्ट करना। आपको पता है आपके कान का पर्दा बहुत नाजुक होता है। लोग क्या करते हैं, खुद ही कीज़ के साथ, कोई भी सुइयों के साथ लगे होते हैं। इवन कि जो हमारी infection- फीमेल्स होती हैं वो अपनी हेयर पेन निकाल के उससे इसे साफ कर लेती हैं। इतना इन्फेक्शन, जब हम ऑटोस्कोपी करते हैं तो इतने इन्फेक्शन उनमें होते हैं और कहते हैं अब खारिश, इचिंग होती रहती है, इचिंग, डॉक्टर साहब अब कुछ कर लें। तो हम तब ड्रॉप्स वगैरह तो सक्शन तो करते हैं, पर वो आहिस्ता आहिस्ता हील होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको फ़ौरन कुछ ना मतलब कि ऐसे कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहिए, कोई गर्म तेल नहीं डालना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं। आपको जब भी कुछ हो तो आप फ़ौरन कंसल्ट करें। ठीक हो गया जी। नाजरीन, आपने देखा कि जैसे अक्सा बाबर आपको ये बता रही थी कि जैसे आप कोई ऑयल डालते हैं, हमने देखा कि होम रेमेडी के तौर पे आपकी नानियाँ, मामियाँ, फूफियाँ, दादियाँ वो बेसिकली कहती हैं अदरक प्याज डाल के इसको उबाला दिलवाएं और कान में डाल दें, कान ठीक हो जाएगा। तो इन सारी मिथ्स और जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं बगैर किसी कंसल्टेंट के कंसल्ट किए हुए, ये आपके लिए नुकसानदेह होती हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम हेयरिंग से मुतल्लिक़ बाकी मामलात पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं हेयरिंग के मसाइल के ऊपर। आपके कानों में सुनाई कम देना या ओवर आपको साउंड आना या इसके अलावा वैक्स बन जाना, इन्फेक्शन हो जाना या कान के कोई भी मसाइल होते हैं, तो ऑडियोलॉजिस्ट आपको किस तरह हेल्प आउट करते हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम उसी पर अपनी गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। अच्छा अक्सर, जैसे हम बात कर रहे थे, हमने वैक्स की बात की, आपने मॉइस्चराइजिंग की बात की, फिर लोगों को आपने मना किया कि आपने कॉटन बड वगैरह यूज़ नहीं करना। अब अगर किसी आम बंदे के कान में वैक्स हो जाती है तो उसको निकालने का या उससे जान छुड़ाने का बेहतरीन तरीका क्या है? सर, बेसिकली वो सबसे पहले मतलब विजिट करते हैं, कंसल्ट करते हैं, उसके बाद हम उन्हें ड्रॉप्स देते हैं 4-5 दिन का, ये प्रोसीजर है पूरा। जब वो सॉफ्ट होती हैं तो उन्होंने वापस आना होता है, हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स। कितने डेज का ये होता है कि जब आपने कोई उनको 4-5 डेज, 4-5 डेज वो ड्रॉप डालने? जी, वो डालने, उसके बाद उन्होंने उनकी वैक्स सक्शन, जब सॉफ्ट हो जाए, मैल सॉफ्ट हो जाए, तो फिर आपने दोबारा विजिट जी करना। वो सक्शन से सक्शन करते हैं हम, उसमें इक्विपमेंट एंड टूल्स यूज़ होते हैं, उससे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों में या बड़ों में हेयरिंग के मसाइल होते हैं तो आजकल हम देख रहे हैं डिफरेंट डिवाइसेस आई हुई हैं, जी तो ये डिवाइसेस की क्या टाइप्स होती हैं और कब कब ये लगाई जा सकती है? सर, जो इंटर कनाल वाली हेयरिंग एड है वो हम स्वेरिटी तक लगाते हैं, यानी जो बाहर से नजर नहीं आती, जी अंदर जाके फिक्स होती बज़ाहिर, है। जी जो अंदर फिक्स होती हैं। जिनका प्रोफाउंड होता है, जो डेफ के करीब तरीन होते हैं, उनको हम बिहाइंड द ईयर, जो कान के बाहर वाली होती हैं, वो डिवाइसेस कहते हैं, रिकमेंड करते हैं। ठीक। और जो जेनेटिकली डेफ होते हैं, जिनके उनका कोक्लियर इम्प्लांट किया जाता है, और जो कि हम कहते हैं कि अब इतनी डिजिटल डिवाइस आ गई हैं कि आपको नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि कोक्लियर इम्प्लांट के बाद कोई भी नहीं रहती है, मतलब कि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहती। हेयरिंग एड ऐसे हैं कि दिन ब दिन डिफरेंट आ रहे हैं। अब तो प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस को भी वो कवर कर लेते हैं। तो इसलिए इतने ज़्यादा डिजिटल हेयरिंग एड्स जो आ गए हैं उनको यूज़ करें कि अगर आपने कोक्लियर इम्प्लांट करवा भी लिया तो आपको गारंटी है कि उसकी स्पीच आ जाएगी। तो इसलिए हमें उनका फ़ौरन कोक्लियर इम्प्लांट नहीं, 5 ईयर्स तक कोक्लियर इम्प्लांट होता है।
ठीक। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बिज़नेस रन करने के लिए फ़ौरन प्रिस्क्राइब कर देते हैं कॉकलियर इम्प्लांट, और वो 5 साल तक होता है और उसकी बहुत अमाउंट होती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि हेयरिंग एड और स्पीच थेरेपीज करवाएं, तो उससे बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस तो होते हैं, आप उसके बाद कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। अगर कॉकलियर इम्प्लांट भी करवा लिया तो उसके बाद कोई डिफरेंट नज़र नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक तो है। इसलिए आपको पता है कि एक ओरिजिनल चीज़ का और एक आप आर्टिफिशियल चीज़ कानों पे लगाएंगे तो उसका डिफरेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने ये जैसे बताया ये डिवाइसेस जो होती हैं इसमें वॉल्यूम को कम ज़्यादा भी किया जाता है? सर इसकी बेसिकली पूरी प्रोग्रामिंग होती है, जो हम प्रोग्रामिंग करके देते हैं, मतलब कि उनको कौन सा फिक्स हो रहा है, कौन सा सूट कर रहा है, शोर तो नहीं आ रहा है, मतलब कि उन्हें सूट कर रहा है। एडजस्ट होने में भी 6 मंथ लेते हैं हम। उसके बाद उन्हें लाइव ट्रायल देते हैं, उसके बाद उन्हें कहते हैं कि आपने रीचेकअप पे आना है 6 मंथ बाद, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। उनकी प्रोग्रामिंग पूरी हम टोटली करके प्रोग्रामिंग देते हैं। उसके बाद उन्होंने जस्ट उसकी प्रिकॉशंस होती हैं वो फॉलो करनी होती है और उन्हें ओपनली फिक्स करना होता है ठीक है। रेगुलर। अच्छा, जैसे आपने ये बताया कि कोई इंटरनल जो किनाल वाला होता है जो फिक्स हम जी करते हैं, उसकी क्या डोमेन होती है, वो कब किया जाता है और वो फिर लाइफ टाइम होता है? सर देखिए, जो हेयरिंग लॉस है वो क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल है। ठीक है, पहली बात तो यानी मुकम्मल ख़त्म नहीं किया जा जी सकता, मैनेज मुकम्मल किया जा खत्म, सकता जी मैनेज किया जा सकता है कि अभी आपकी जितनी समात है उसको क्योर किया जा सकता है, बट आप कहें कि ये बिल्कुल टोटली ठीक हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। है। ठीक है। इंडक नाल वाला जो है वो डिजिटल होता है, वो उसकी पूरी प्रोग्रामिंग टोटली हुई होती है, बस आपने उसे पकड़ना है और लगाना है। वो हम उन्हें समझा भी देते हैं कि कैसे ये फिक्स होना है, और उनके होता है कि उसको पानी में, आपको पता है एक डिवाइस है वो ख़राब हो जाएगी, तो पानी से परहेज़ करना है और इसकी सफाई का ध्यान रखना है, मॉइस्चराइज़र से बचाना है। और बढ़िया, ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बिहाइंड द ईयर से। ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि अगर कोई लोग जैसे बच्चों में लगा है शावर वगैरह, तो उस वक्त आपने ये डिवाइस को निकाल जी देना है निकाल देना है। प्रॉपर। जब आप शावर वगैरह लेते हैं तो जी उसका फिर आगे तरीका क्या है कि आपने ड्राई करके और बाकी चीज़ें फिर जब आप शावर ले लेते हैं तो आपने ड्राई करने, ईयर्स ड्राई करके आपको लग रहा है कि कोई मॉइस्चर नहीं है, तो उसके बाद आपने फिक्स करने हैं अपने। ठीक है। जी और फिर ये लॉन्ग टर्म चलता है? जी लॉन्ग टर्म चलता है। अच्छा, जैसे बच्चों में हम देखते हैं हियरिंग और स्पीच की अगर दोनों मसाइल इकट्ठे आ जाएं जी कि स्पीच थेरापी भी बच्चा प्रॉपर नहीं कर रहा और सुन भी नहीं रहा, जी तो उसको फिर किस तरह टैकल किया जाता है? सर बेसिकली पहले उसको डायग्नोज किया जाता है, उसके टेस्ट होते हैं। टेस्ट से हमें ये पता चलेगा कि यानी hearing- फिजिकल टेस्ट? जी फिजिकल टेस्ट होते हैं। 2 तरह के होते हैं, बच्चों में ABR होता है, बड़ों में प्योटन ऑडियोमेट्री होती है। ठीक है। जो बच्चों के होते हैं, जब हम डायग्नोज कर लेते हैं कि कितने किस लेवल पे सुन रहा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी में सुन रहा है। ये नहीं होता कि स्पीच फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती, नॉइज़ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती, वोवल्स फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती, जिसमें हम देख लेते हैं। ठीक। जब देख लेते हैं कि इसकी स्मार्ट है, ये सुन रहा है, समझ नहीं रहा, फिर हम उसकी स्पीच थेरेपिस्ट करवाते हैं। ठीक। उससे उसके दोनों क्योर हो जाते हैं। मतलब कि जो हेयरिंग वाला सिलसिला है वो डायग्नोज और कंसल्ट जो ऑडियोलॉजिस्ट कर रहा होता है, जो स्पीच का है वो स्पीच थेरेपी करवा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, हियरिंग वाले अगर मसाइल बच्चों में हो जाते हैं तो जी। कितना टाइम पीरियड लगता है उसको रिकवर करने में? सर अगर माइल्ड है तो उसे 6 मंथ लगते हैं, अगर आप देखें स्वेयर मॉडरेट है तो 1 ईयर 2 ईयर्स भी ले जाता है। ठीक है। जी, और आजकल मेडिकेशन ऐसी आ रही है, एंटीबायोटिक्स ऐसी आ रही है जो कि हेयरिंग लॉस का सबब बन रही है। ठीक है। आजकल बहुत सी ऐसी मेडिसिन देख रहे हैं कि जो पर ना जब टेस्ट करते हैं हमें पता चल जाता है कि कोई मेडिकेशन ऐसी यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से इनका हेयरिंग लॉस है। जिस फ्रीक्वेंसी में हम उनसे पूछ रहे थे कि आप कोई मेडिकेशन, जब वो बताते हैं कि जी हमारी हिस्ट्री है मेडिकेशन की, तो फिर हम उन्हें कह रहे थे कि आपके मेडिकेशन जब आप बंद करेंगी तो आपका नॉर्मल हेयरिंग हो जाएगी। ये मेडिकेशन की वजह से भी आजकल हेयरिंग लॉस बहुत ज़्यादा आ रहा है और डिवाइसेस से भी बहुत आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि कुछ पेशेंट के अंदर बड़ी उम्र में अगर उनको कोई मिनरल्स डेफिशिएंसी है, कोई उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी है, आयरन और की डेफिशिएंसी है, तो इस डेफिशिएंसी की वजह से भी कुव्वत समात पे असर पड़ता है? जी सर जो शुगर ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा समात के मुतासिर होते हैं वो लोग। उनको घंटे की आवाज़ भी आती है, टनाइटस जिसे कहते हैं, टींग की करके। वो उनका एक तो मतलब कि वो मीठा और नमक में परहेज़ जितना हो सके, और अपनी रूटीन लाइफस्टाइल बहुत इस पे मैटर करता है। समात के 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। ठीक। जो हम मतलब कि समझते हैं कि लेट नाइट तक जागेंगे कल सो, ऐसे नहीं। आपको पता है हर रिपेयरिंग होनी होती है रात को, साथ हर चीज़ देखनी होती है हमने, तो इसलिए हर चीज़ अपने में। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो इजिप भरे, जब अब पहले होता था 80-90s में जाके हेयरिंग लॉस की कोशिश, अब 40-45 पे हेयरिंग की
कॉजेज आ रही है, प्रेस्बाक्यूसिस हो रहा है उन्हें, एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस आ रहा है, हमें इतने ज़्यादा इश्यूज क्योंकि हमारा नॉइज़ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हम बेस लाइक साउंड सुनते हैं, हम हर टाइम हैंड फ्रीज यूज़ करते हैं, हर टाइम हमारा एक्सपोजर ही सारा नॉइज़ मटेरियल है। ठीक है। अच्छा, बड़ी उम्र में जो बुजुर्ग होते हैं जी गाँव में, देहातों में, जी। कस्बों में, दूर दराज के एरिया में रहते हैं, अगर उनकी सुनाई कम हो जाए जी तो क्या डिवाइस से उनकी अगली ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सकती है? बहुत ज़्यादा सर जब वो आते हैं टेस्ट करवाते हैं, उनका हम समझने में मसला आ रहा होता है, जब हम उनकी डिवाइस लगाते हैं, उनको बैलेंस ज़िंदगी मिलती है, वो अपनी इजीली मैसेज कन्वे भी कर सकते हैं, इजीली वो समझ, वरना आपको पता है कि अगर हम नहीं सुन पा रहे तो हम एक मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हाइपर भी होते हैं, बहुत से आइसोलेटेड भी हो जाते हैं, बहुत सा चिड़चिड़ाहटपन आ जाता है कि अगर हम किसी को समझा ही नहीं पाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, कि अंदर ही रह के वो समझ ही नहीं रहा, ना सुन पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं, तो बहुत से मसाइल होते हैं, ये बहुत कवर कर सकते हैं हम हेयरिंग एड के जरिए। अच्छा, जब हेयरिंग एड हमने लगाने होते हैं, जी इसके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और किस तरह इसको इंस्टॉल किया जाता है? जी सर, पहले बेसिकली हम एक टेस्ट करते हैं कि इनको ज़रूरत है भी कि नहीं। उस टेस्ट से हमें पता चलता है कि इनकी स्मार्ट कितनी है, ठीक। कि इनको प्रिस्क्राइब हेयरिंग एड है भी कि नहीं, और जिस टाइप का है वो हम उन्हें रिकमेंड करते हैं। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि जो कहते हैं कि हमें ये वाला नहीं, हमें ये वाला ही चाहिए, हालांकि वो रूल्स के बिल्कुल ही अपोजिट है, ठीक। कि वो समझने को तैयार ही नहीं होते हैं कि हम, वो कहते हैं कि नज़र, क्योंकि ना यहाँ बहुत हेजिटेशन और शाय महसूस करते हैं कि बाहर वाला नज़र आएगा, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा हेयरिंग लॉस होता है, और वो कहते हैं हमें इंदा कनाल वाला लगा दें। इंदा कनाल वाला सिर्फ माइल्ड या स्वेयर लोगों को लगता है, प्रोफाउंड को नहीं लगता। और जो उनसे होते हैं ज़्यादा, जिनकी हेयरिंग लॉस होती है, उनको हम बीटी सजेस्ट करते हैं, बिहाइंड द ईयर, उनको, जिससे वो बहुत इजीली अपना सारा मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इजीली सब क्योरेबल है। ठीक है। अच्छा, ये हेयरिंग एड लगाने से पहले कोई ब्लड टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है? नहीं सर, ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस टेस्ट जो हेयरिंग के रिलेटेड टेस्ट होते हैं उनको डायग्नोज करते हैं, और ये देखा जाता है कि कोई वैक्स वगैरह तो नहीं है आपके कान के पर्दे में, ईएनटी से बस कंसल्ट किया जाता है जस्ट। ठीक है, यानी अगर कोई इन्फेक्शन है तो पहले इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाएगा, अगर कोई वैक्स है तो पहले उसको रिमूव किया जाएगा, और प्रॉपर नॉर्मल करके फिर आप उसको इंस्टॉल करेंगे। आपको पता है डिवाइस अगर इन्फेक्शन होगा तो वो नहीं लगा सकते हम। और बेसिकली जो ईएनटी होता है उनका काम होता है सर्जरीज, नाक कान गले की सर्जरीज करना, उनको डील करना, कोई इन्फेक्शन है तो उनको डील करना। जो बेसिकली हमारा काम है हेयरिंग से रिलेटेड सारी ट्रीटमेंट्स देना, प्रोवाइड करना। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर अक्सा, आपने कोशिश की कि बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर लोगों को एक आसान ज़ुबान में समझाने की। जी हमारे पास आखिरी 1 से 1.5 मिनट है। अगर ये लोग जो हमें सुन रहे हैं वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें या आपकी सर्विसेज लेना चाहें तो डॉक्टर अक्सा बाबर का पब्लिक के नाम क्या पैगा? पहले तो मैं कहूँगी कि हेयरिंग लॉस को वैसे इग्नोर ना किया जाए। जैसे हम शुगर ब्लड प्रेशर का चेकअप करवाते हैं कि हमें हेयरिंग स्मार्ट का भी टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैं ब्राइट थेरेप्यूटिक सेंटर में 10 AM से 6 PM तक होती हूँ, मंडे टू फ्राइडे। आप कंसल्टेशन ऑल डोमेन्स काम करिए, जिसमें ENT, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, सारी डोमेन्स काम कर रही हैं। आप कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं ब्राइट थेरेप्यूटिक सेंटर में, DHA फेज़ 3 वाई ब्लॉक कमर्शियल एरिया लाहौर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर अक्सा बाबर ने आपको ज़बरदस्त अंदाज के अंदर हेयरिंग से मुतल्लिक़ जितने भी मसाइल हैं उस पर ऊपर गुफ्तगू करने की भरपूर कोशिश की। आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई सवाल जवाब कोई आप पूछना चाह रहे हों तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइएगा, अपनी नेगेटिव पॉजिटिव राय का इजहार करें, और हमसे अगर कुछ जानना चाहें तो वहाँ से आके आप डायरेक्टली हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है या हमारे प्रोग्राम में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी डिलीवर होती है तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों में ये प्रोग्राम ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की जा सकें। मुझे, मेरी प्रोडक्शन टीम और मेरी गेस्ट डॉक्टर अक्सा बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।